इंश्योरेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी के पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए, पर कौन सा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किसका होना चाहिए, सब कुछ कंफ्यूजन में। कई बार हम लोग गलत पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में जब क्लेम आता है तब पछताते हैं। आज के सिंगल वीडियो में, अगर 2026 2027 में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इंश्योरेंस रिलेटेड आपको जो जो रिक्वायरमेंट होने वाली है कि भाई साहब अगर मुझे लेना है तो कौन सा लेना है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे टर्म लेना है तो टर्म की क्या क्या चीजें चेक करनी है, हेल्थ लेना है तो हेल्थ की क्या क्या चीजें चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, सब कुछ डिटेल में। इंश्योरेंस के लिए आप बोल सकते हो कि ये एक मास्टर क्लास, मास्टर वीडियो होने वाला है कि इस वीडियो के बाद आपको एज सच कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होने वाली। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, कई बार हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करने की सोचते हैं और वो गड़बड़ हो जाती है। हमें हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को अलग रखना है और इंश्योरेंस को अलग रखना है। आप ये मान लीजिए कि आप एक प्लेट है और प्लेट में खाने की प्लेट सजा रहे हो, तो आपकी सब्जी अलग रहेगी, दाल अलग रहेगी, चपाती अलग रहेगी और राइस अलग रहेगा। अगर ये सब अलग अलग रहेगा तो कंफ्यूजन कम होगा और आप आराम से इंजॉय कर पाओगे अपनी मील को। इसी तरीके से आपको इंश्योरेंस में हमेशा सेपरेट रखना है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस में आपके लिए सिर्फ दो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको कोई इन दो इंश्योरेंस के अलावा किसी भी प्रकार का तीसरा इंश्योरेंस बेच रहा है और वो पर्सनल इंश्योरेंस है, या तो जो आपको माल बेचने आया वो आपका वेल विशर नहीं है या फिर उसको नॉलेज नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में वो पर्सन आपके लिए डेंजरस है, तो उससे बच के रहिए। सबसे पहले टर्म का मतलब समझ लेते हैं। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपकी फैमिली को जितना भी इंपैक्ट होगा, स्पेसिफिकली आपके ना रहने की वजह से फाइनेंशियली, उसको कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसे हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है। वो टर्म कौन सी होगी? आपकी अर्निंग एज। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एज 30 है और मैं अर्न करने वाला हूं 60 एज तक, तो 60 एज तक का मुझे एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेगा, अगर जस्ट इन केस मुझे कुछ भी हो जाता है और मैं इस दुनिया में नहीं रहता तो। इसमें सबसे मेन पहला क्वेश्चन आता है कि हमें इसका कितना अमाउंट लेना होता है। जितना आप साल में कमा रहे हो उसको मिनिमम 10x, मैक्सिमम 20x। सपोज करते हैं मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का मेरा यहां पे कवर होना चाहिए। ये बेयर मिनिमम होता है। ऐसा माना गया है फाइनेंसेस में कि अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो जितनी आपकी इनकम आज के साल की है उसको अगर आप 10 से 15 गुना कर दोगे, 20 गुना ऑन सेफर साइड कर दोगे, इतनी इनकम के बाद तो आपकी फैमिली आराम से फाइनेंशियली सेटल डाउन भी हो जाएगी, एडजस्ट भी कर लेगी और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए आगे जी भी लेगी। इसलिए ये होता है अमाउंट वाला पॉइंट। ये हमें जितना यंग हो, देखो अगर आप यंग एज में लोगे, सपोज करते हैं कि आप ले रहे हो 25 साल में वर्सेस आप ले रहे हो 35 साल में, जो आपको 25 साल में प्रीमियम आएगा वो फिक्स हो जाता है और वो कम होता है। जितनी कम एज में आप लोगे, जितना यंग लोगे, जैसे ही आपकी इनकम आनी स्टार्ट होती है उस समय आपको एक बार ये सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और कितना लेना है वो हमारी यहां पे बात हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर मैं टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहा हूं तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा है मेरे लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान। क्या क्या मुझे चीजें यहां पे चेकआउट करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस इंपॉर्टेंट पार्ट को डिटेल में कवर करते हैं। अगर हम टर्म की बात कर रहे हैं और टर्म में आप बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मतलब अगर किसी कंपनी ने कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान दिया है, सपोज करते हैं किसी कंपनी ने 100 टर्म इंश्योरेंस प्लान दिए हैं जिसमें से 100 के 100 आ गए क्लेम पे। अभी हम अज्यूम करते हैं कि मेरे पास लोग आए हैं क्लेम लेने के लिए कि भाई मुझे क्लेम दो, ये रहे मेरे 100 क्लेम। 100 में से कितनी कंपनीज को कंपनी ने इमीडिएटली क्लेम सेटल कर दिया है? ये रेशियो आई पर्सनली बिलीव कि 98% से ऊपर का होना चाहिए। अगर 98% से नीचे का है तो वो ऐसी हमें इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सेकंड आपको देखना है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो। कई बार क्या होता है, कंपनी को पता होता है कि आप उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेकआउट करोगे, तो कंपनी कहती है कि अगर मेरे पास 100 क्लेम आए तो मैंने 99 पास कर दिए, पर अमाउंट में जो सबसे बड़ा था उसी क्लेम को मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए जब आप क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो चेक करते हो, ये आपको बताएगा कि अगर 100 करोड़ के क्लेम मेरे पास आए हैं तो उनमें से मैंने कितने करोड़ के क्लेम पास कर दिए हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आई पर्सनली वांट 98% और अबव। क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो आई वांट मिनिमम 95% और अबव, कि अगर आपके पास 100 करोड़ के क्लेम आए तो 95 करोड़ तो आपको पास करना ही करना है। थर्ड आपको चेक करना है इमेज ऑफ द कंपनी।
देखो जैसे ही आप ये फिल्टर लगाओगे ना पहले दो, आपके पास गिनती के 12-13 नाम आ जाएंगे। अब हमें कंपनी की इमेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? जब भी डिफिकल्ट पीरियड आता है, फॉर एग्जांपल कोविड का पीरियड आया, छोटी मोटी कंपनी का रिजेक्शन रेशियो बहुत बढ़ चुका था, वो हर आलतू फालतू रीजन के लिए रिजेक्ट कर रहे थे अपने क्लेम। पर बड़ी कंपनी को अपना आगे भी काम करना है, अपनी इमेज की रिक्वायरमेंट है, अपनी इमेज की रिस्पॉन्सिबल है और अपनी इमेज की फिक्र है, इसलिए हमें बड़ी कंपनी लेनी होती है। हमारे लिए बड़ी कंपनी कौन सी होगी? जिसके बाद ज्यादा पॉलिसी, वो ज्यादा बड़ी कंपनी। हमें सिर्फ इंडिया की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से ही बात करनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची हुई है। ये हम टॉप 10 कैसे देख रहे हैं? मैक्स पॉलिसीज। अगर आप इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल सा बोलता हूं, आप सिर्फ वो कंपनी ले लो जिनका सम एश्योर्ड आज के दिन 80,000 करोड़ के ऊपर का है। ये हमारा एक बेंचमार्क क्राइटेरिया हो गया। मैं तो कहता हूं कि आप सिर्फ टॉप 10 को ही देखो, अगर उसके नीचे का कोई भी नाम आ रहा है तो उसको हटा दो। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है? नेक्स्ट आपको चेक करना है रिजेक्शन रेशियो। अगर सपोज करते हैं मेरे पास 100 क्लेम आए तो उसमें से कुछ क्लेम तो मैं इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता हूं। देखो अगर मेरे पास 100 क्लेम आए और उसमें से 95 पास हुए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 5 रिजेक्ट कर दिए। हो सकता है ना कि कुछ क्लेम अभी प्रोसेसिंग में है, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन मांगी है, चीजें मांगी, तो बीच में अटके हुए। रिजेक्शन रेशियो होता है कि भैया मेरे पास क्लेम आया और मैंने उसको अपफ्रंटली रिजेक्ट कर दिया, ये मेरे लिए 5% से नीचे का होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले चेक करना है, वो ये है कि कंप्लेंट रेशियो क्या है। ये कंप्लेंट रेशियो मेरे को जितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज है उससे 0.10% से नीचे का चाहिए। बस सिंपल से मेरे को ये 5 पॉइंट चेक करने हैं। जैसे ही मैं ये 5 पॉइंट चेक कर लूंगा, वैसे ही मेरे पास 2 से 3 नाम आ जाएंगे। अब क्या होगा, इतने नाम चेक, इतने स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लगाने के बाद आपको सिर्फ गिनती के 3 नाम बचेंगे जो ये सारे क्राइटेरिया आपका पूरा कर रहे होंगे। जब ये 3 नाम बचे हैं, तब इनमें से मैं कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लूं जिससे आपको कंफर्ट लगे, जिससे आपको भरोसा हो, जिस नाम से आपको भरोसा हो, जिस नाम से आपको पसंद हो, जो नाम आपको लेना है आप ले सकते हो। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इनमें, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लगाने के बाद बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान पे आ चुके हो। बाय द वे, अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली में किसी मेंबर के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा। वहां पे जाके आपको 51 से ऊपर कंपनीज का आप वहां पे कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। लो प्रीमियम मिल जाएगा हाई सम अश्योर्ड के साथ। इसके अलावा वहां पे आपको कवरेज मिल जाएगा 80 इयर्स तक का। टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ 59 क्रिटिकल इलनेस का राइडर भी आपको इस पॉलिसीज में मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको वैसी पॉलिसीज भी मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आपको कोई राइडर ऐड करना है कुछ एक्स्ट्रा कवरेज के लिए, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल राइडर, वहां पे आप जाके आराम से ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप टर्म इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो तो सेक्शन 80C में डिडक्शन भी आपको मिल जाता है इनकम टैक्स के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को उस समय मदद करेगा जिस समय आप एक हॉस्पिटल के बेड पे होंगे, आप या फिर आपकी परिवार वाले। टर्म अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते तब काम आएगा। हेल्थ जब आप इस दुनिया में हो पर बेड पे हो उस समय काम आता है। और हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा, देखिए अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तो आप इंडिविजुअल कवर लोगे। अगर आपकी शादी हो गई तो हमेशा आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान लोगे, जहां पे आप, फॉर एग्जांपल फैमिली फ्लोटर प्लान में होता क्या है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा एग्जांपल में दे देता हूं। इस पॉलिसी में एक तो आप होंगे, एक आपकी वाइफ होगी या आपका हस्बैंड होंगे, और आपके बच्चे जितने भी हो, 1 2 3 जितने भी आपके बच्चे हैं वो सब इसमें कवर्ड होंगे। और ये सिंगल प्लान होगा। आपके फैमिली फ्लोटर प्लान में जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है, आप अपने एल्डरली पेरेंट्स को ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज फैमिली फ्लोटर प्लान में काफी ज्यादा प्रीमियम डिपेंड करता है कि जो पर्सन की एज सबसे ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फैमिली फ्लोटर का प्लान आएगा। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा हमें लेना है फैमिली फ्लोटर प्लान। उस चीज को हम ध्यान रखेंगे। हमें बेसिक समझ आ गया है कि हमें फैमिली फ्लोटर लेना है। अब कितना लेना है, अमाउंट वाइज डिसाइड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर आप एक छोटे बी टाउन सी टाउन में हो, छोटी सिटी है और आपकी इनकम काफी कंट्रोल्ड है, लिमिटेड है, 1 लाख से नीचे की है, तो 5 लाख का फैमिली फ्लोटर प्लान आपके लिए काफी होता है। इसी की जगह अगर आप एक बड़ी सिटी में हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली, बॉम्बे, इवन जयपुर, बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर काफी सबसे बड़ी सिटी ऑफ द स्टेट्स में से एक में हो, तो वहां पे मिनिमम मैं कहता हूं आपके लिए 10 लाख का कवर लेना जरूरी होता है। ऑल्सो अगर आपकी इनकम 40-45 लाख से ऊपर की है तो आपको फैमिली फ्लोटर 20 लाख का मिनिमम ले लेना चाहिए। बाकी आपको अपनी खुद की माइंडसेट, खुद की इनकम, खुद की एक्सपेंड आप कितना कर सकते हो इसके ऊपर वो डिसाइड करना होता है। पर छोटी सिटी में 5 लाख, बड़ी सिटी में मिनिमम 10 लाख। और अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आप एक बड़ी सिटी में हो, चाहे आप छोटी सिटी में हो, 20 लाख का मिनिमम कवर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू चूज बेस्ट प्लान,
कि हाउ टू चूज विच प्लान टू बाय, ये करने के लिए आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे मेजर इशू क्लेम रिजेक्शन का है ही नहीं। क्लेम तो भाई साहब हर कोई कंपनी कर देती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन सी कंपनी से ले रहे हो। तो आप बोलोगे ना इसमें दिक्कत क्या है, बताता हूं आपको। यहां पे क्लेम रिजेक्शन का इशू नहीं है, पार्शियल क्लेम अप्रूवल का इशू है कि भाई साहब आपने तो क्लेम दिया 5 लाख का, मैंने आपको पास कर दिया 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, जो एडिशनल आपको 1-2 लाख रुपए घर से पे करने पड़ गए या 3 लाख रुपए घर से पे करने पड़ गए, उसका क्या होगा। इसीलिए आपको काफी स्मार्टली यूज करना है। और टर्म इंश्योरेंस का प्लान तो आप पूरे जीवन में एक बार लोगे और वो भी आपने आपकी फैमिली लेगी, पर हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आप बार बार लोगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसी ब्रांडेड कंपनी से लेना है जिसकी इमेज में इशू नहीं हो, जिसके सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज्यादा अगेंस्ट में नहीं सुना हो, बिकॉज अगर कोई कंपनी किसी और के साथ बुरा कर रही तो आपके साथ भी कर सकती है। अब इसके बाद हमें चेक क्या करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हेल्थ में चेक करना है, सिर्फ मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा जो आप आराम से चेक कर सकते हो, वो है कि अगर हमारा रूम रेंट की कोई लिमिट है क्या। मेरी पॉलिसी में रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि हमारी पॉलिसी होती है 10 लाख की, हमारी रूम रेंट की कैपिंग होती है 25,000 की। हम गए किसी हॉस्पिटल में और हमने 50,000 का रूम ले लिया, हमें लगा कोई बात नहीं 25,000 रुपए जेब से पे कर देंगे। भाई साहब ऐसा नहीं होता है। अगर रूम रेंट पे कैप हो चुका है, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स है, जितना परसेंटेज आपका रूम रेंट का अप्रूव हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका रूम रेंट का कैपिंग थी 25,000, आप किसी 50,000 के रूम में रुक गए, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, हो सकता है कि 25,000 50,000 नहीं हो, आपकी 5,000 की लिमिट हो और आप 10,000 के रूम में रुक गए। आपको लग रहा है कि मेरे को सिर्फ 5,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, ना 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 ना, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो प्रोपोर्शनेटली 50% से रिड्यूस हो जाएंगे, आपका सिर्फ 50% ही पास होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी नहीं लेनी है। नेक्स्ट हमें यह ध्यान रखना है कि मॉडर्न डे ट्रीटमेंट, आजकल क्या हो रहा है जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, मेजॉरिटी टाइम हम मॉडर्न डे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो सब क्या कवर है मेरी पॉलिसी में या फिर नहीं। अगर मॉडर्न डे ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है तो यह हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। हम चाहते हैं कि मॉडर्न डे के ट्रीटमेंट, जो आजकल के नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नए ट्रीटमेंट है, वो सब कवरेज हमें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमें यह चाहिए, सबसे पहले बोनस, सेकंड रिफिल, ये बहुत आसान हो। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ पॉलिसीज कहती है कि भैया हम आपको बोनस देंगे अगर आप नॉन क्लेम फ्री ईयर लाओगे। क्यों भाई साहब, मेरे को चाहिए नहीं ऐसा। आजकल तो अब ऐसी भी पॉलिसीज है जहां पे आप क्लेम लो या ना लो आपको बोनस मिलता रहेगा। और सपोज करते हैं मेरी 10 लाख की पॉलिसी है तो रफली मुझे 10 लाख का बोनस मिलने वाला है, ये पूरा बोनस मुझे 2 साल में मिल जाना चाहिए। और रिफिल मुझे 10 लाख का मिलेगा या फिर अनलिमिटेड रिफिल मिलेंगे, तो रिफिल मेरे लिए बहुत आसान होने चाहिए कि भैया रिफिल में मेरी कोई कंडीशंस, टर्म्स और अंधाधुंध बातें नहीं चाहिए। नेक्स्ट मुझे देखना है कि मेरे सब क्लॉजेस में कितनी लिमिट्स है। जितनी कम लिमिट्स कि भैया कैटरैक्ट की सर्जरी हो गई तो 25,000 ही दूंगा, अरे भाई क्यों देगा भाई, जितना मेरा सम एश्योर्ड है देना। अगर ये सर्जरी हो गई, हार्ट की सर्जरी हो गई तो मैं इतना ही क्लेम दूंगा, नहीं भैया, जो है वो सब लिमिट्स मेरे को अप्रूव होनी चाहिए। जितनी कम लिमिट्स होगी उतना बेटर होगा। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरे हॉस्पिटल के नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं कि भैया मेरे सिरिंज यूज हुई या फिर मेरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए, कुछ मेरे एडिशनल आइटम्स यूज हुए, वो सब क्या कवर्ड है इंश्योरेंस पॉलिसी में या नहीं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। एक और बोनस पॉइंट मैं आपको देता हूं, जो हॉस्पिटल में आप जाने वाले, सपोज करते हो मैं कोटा में रहता हूं तो कोटा के बाजू के 2 सबसे अच्छे हॉस्पिटल, क्या वहां पे मुझे मेरी कंप्लीट पॉलिसी का कैशलेस सेटलमेंट मिलता है क्या, चेक कर लो। अगर मैं कोटा नहीं गया तो कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा अहमदाबाद, दिल्ली या फिर जयपुर। तो मैं सबसे पहले दिल्ली और अहमदाबाद के हॉस्पिटल में चेक कर लूं कि जब मेरे को कभी कोई इमरजेंसी आई, जिस हॉस्पिटल में मैं जाऊंगा क्या वहां पे कैशलेस ट्रीटमेंट है या नहीं। मुझे चाहिए कि कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि जिस समय इमरजेंसी आएगी उस समय मैं ये नहीं देखूंगा कि भैया मैं 25,000 का खर्चा कर रहा हूं या 50,000 का कर रहा हूं। हेल्थ एक ऐसा मैटर होता है, जब मेरी या मेरी फैमिली पे या आपकी फैमिली पे आएगी, आप कुछ नहीं देखोगे, आप सीधा हॉस्पिटल जाओगे और सीधा खर्चा करना लग जाओगे। आप वहां पे चाहते हो कि आराम से मुझे कैशलेस मिल जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट, उसका हमें ध्यान देना होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंटर्स है। इसके साथ हमें ऑब्वियसली देखना होगा कि हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो ठीक है ना, हमारी कंपनी क्लेम्स तो दे रही है ना, बस ये इतना सा पॉइंट चेक करने हैं।
ऐसे तो बताने को और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैंने आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर कर दिए। अगर आप मुझे स्कीम वर्सेस स्कीम का कंपैरिजन चाहते हो या हम और डिटेल में वीडियो बनाए चाहते हो तो कमेंट में डाल के बता दीजिएगा, हम वो स्पेसिफिक होकर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके बाय कर सकते हो। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करते हो वहां पे आपको 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस 400-500 रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाता है। इंस्टेंट परचेस कर लेते हो, मेडिकल्स की भी एट टाइम्स रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 75,000 तक का आपको डिडक्शन सेक्शन 80D में मिल सकता है। ऑल्सो 30 मिनट्स का क्लेम सपोर्ट सर्विस मिलती है और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप आराम से टर्म लेना हो या हेल्थ लेना हो चेकआउट कर सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और एक अच्छी पॉलिसी लेके एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। कैसा लगा आपको इंश्योरेंस का ये डिटेल्ड वीडियो कमेंट में डाल के जरूर बता दीजिएगा। सी यू वेरी सून।